हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह वृषभ लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है, यानी माता, भूमि, भवन, वाहन के स्वामी है। और अब पंचम भाव में विराजमान है सूर्य। तो यहाँ विराजमान होने के कारण विद्या, बुद्धि, संतान का सुख प्राप्त होता है। माता, भूमि, भवन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से सूर्य दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव में, जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है। परंतु सूर्य यहाँ शनि के साथ विराजमान है। देखिए सूर्य जो सूर्य हैं, इनके साथ शनि भी विराजमान है। तो जिसके कारण सूर्य पीड़ित हो रहे हैं। तो जिसके कारण जो मैंने लाभ बताया, माता, भूमि, भवन, विद्या, बुद्धि, संतान, इनमें कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो इसलिए यहाँ पे सूर्य से संबंधित मंत्र जाप करेंगे और शनि से संबंधित उपाय भी करेंगे। शनि जो है इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है, परंतु फिर भी उनका उपाय करना आवश्यक है। किसी भी ग्रह का दान और उपाय करने से ग्रह कमजोर नहीं होते हैं, बल्कि उसके दोष में कमी होती है। चंद्रमा इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, माता, भूमि, भवन, वाहन के स्वामी है। और चंद्रमा चतुर्थ भाव में विराजमान है। और चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है, 28 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। और इस पर राहु की दृष्टि भी है, यानी कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा बिल्कुल कमजोर भी है और राहु से पीड़ित भी है। तो जिसके कारण पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और भाई बहन से भी मतभेद बना रहता है। मानसिक परेशानी भी ऐसे व्यक्ति को बनी रहती है। चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। चंद्रमा चाहे किसी भी कुंडली में हो, अगर वह पीड़ित या कमजोर होते हैं तो जीवन में परेशानी होती है। तो यहाँ दसम भाव में चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं, जिसके कारण रोजगार में बहुत ज्यादा परेशानी होती है और मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। और भाई बहन के स्वामी हैं तो उनके सुख में परेशानी तो होती ही है। तो इसलिए चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, और जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय भी आपको करना जरूरी है। चलित कुंडली में चंद्रमा आ जा रहे हैं यहाँ एकादश भाव में, तो जिसके कारण यहाँ पर तो पीड़ित नहीं माने जाएंगे, लेकिन यहाँ तो पीड़ित माने जाएंगे। तो इसलिए कोई भी ग्रह चलित कुंडली में या लग्न कुंडली में यदि कहीं भी पीड़ित हो रहे हैं तो उनका उपाय करना जरूरी है। दोनों का मिला जुला असर हमारे जीवन में होता है। मंगल इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं, यानी पत्नी, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार के स्वामी हैं, खर्च के, विदेश के स्वामी हैं और सप्तम भाव में विराजमान है। तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में उन्नति होती है। और यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो जिसके कारण पिता, राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। और जब लग्न में दृष्टि डालेंगे तो ऐसे व्यक्ति पराक्रमी और हिम्मती तो होते हैं, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी भी होती है। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। तो मंगल जो है स्वराशि में है, परंतु मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है, इसलिए कई बार वैवाहिक जीवन में मतभेद भी करवाते हैं। मतलब जीवन साथी का सुख तो मिलता है, परंतु अग्नि तत्व ग्रह यदि स्वयं के राशि में विराजमान है तो जिसके कारण थोड़ी उग्रता भी रहती है और जिसके कारण पति पत्नी में थोड़ी मतभेद भी होती है। दूसरी बात कि इस पर शनि की दृष्टि भी है, देख लीजिए। तो जिसके कारण मैंने अभी आपको सिर्फ मंगल का फलादेश बताया था। अब शनि से अगर की दृष्टि हो गई मंगल पर, तो वैवाहिक जीवन में और भी ज्यादा परेशानी होती है और विवाह में बहुत ज्यादा विलंब होता है। अब शनि 29 अंश के हैं, मंगल 14 अंश के हैं, इनमें थोड़ी दूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रभाव होगा। प्रभाव कुछ कम होगा, लेकिन होगा जरूर। तो जो उपाय आपको बताए गए हैं उन उपायों को आप देखकर कुंडली के अनुसार करें। बुध जो है इस कुंडली में विशेष कारक होते हैं। वे द्वितीय भाव धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान के स्वामी है। खुद के घर में विराजमान है, तो यह बहुत अच्छा योग है। देखिए यहाँ स्वराशि में विराजमान है, तो जिसके कारण विद्या, बुद्धि, संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है और धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह भी होता है। और यहाँ से बुध दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव में, जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है। और बुध जो है वह वक्री भी है, जिसके कारण कि और भी उनको एक्स्ट्रा बल है। लेकिन यह सूर्य के साथ विराजमान है। जैसे सूर्य 15 अंश के हैं और बुध 16 अंश के हैं, इनमें 12 डिग्री से ज्यादा का अंतर हो रहा है, तो अस्त का प्रभाव नहीं होता। लेकिन यहाँ अस्त का प्रभाव भी है। तो फलादेश तो अच्छा है, लेकिन अस्त है, जिसके कारण थोड़ा कम लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए बुध का मंत्र जाप करें, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। गुरु जो है इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी हैं और आयु के स्वामी हैं।
और वृषभ लग्न की कुंडली में स्वास्थ्य के लिए गुरु को अकारक माना जाता है, लेकिन आमदनी के लिए अच्छा माना जाता है, आयु के लिए अच्छा माना जाता है, और षष्ठ भाव में विराजमान हो गए और इस पर राहु की दृष्टि है। यानी कि जो आमदनी और आयु भाव के स्वामी हैं गुरु, वह षष्ठ भाव में रोग एवं शत्रु के घर में जाकर राहु से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु में भी परेशानी होती है, आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और शत्रु पक्ष से भी कुछ परेशानी होती है, नौकरी में भी परेशानी होती है। तो इसलिए यहाँ पे गुरु का मंत्र जाप करना है, राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। अब गुरु यहाँ से उनका भी फलादेश देख लिया जाए तो यहाँ से ये दशम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण रोजगार के क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त होती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग भी प्राप्त होता है, और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख भी प्राप्त होता है, धन का संग्रह भी होता है। लेकिन गुरु पीड़ित है, तो इसलिए हमें गुरु को जो है इसका मंत्र जाप करना है, रत्न इत्यादि नहीं धारण करना है, और राहु से संबंधित दान एवं उपाय अवश्य करना है। और ऐसे व्यक्ति को परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है, या आमदनी में तो परेशानी होती है, इसलिए गुरु और राहु के उपाय के साथ लक्ष्मी मंत्र का जाप हमेशा ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए। शुक्र जो है इस कुंडली में लग्नेश होते हैं, लग्न के स्वामी होते हैं, और पंचम भाव में विराजमान हैं, और शुक्र जो है कन्या राशि में जो है नीच माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कन्या राशि के स्वामी बुध भी विराजमान है, तो जिसके कारण ऐसा माना जाता है कि नीच का दोष नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे अंश बल में कमजोर है, 6 अंश के हैं, और यहाँ पे सूर्य के साथ भी हैं, तो अस्त भी हैं, तो भले ही नीच का प्रभाव ज्यादा ना हो, लेकिन कमजोर और अस्त तो है ही, और शुक्र तो लग्नेश भी हैं। तो फलादेश पहले समझ देते हैं। यहाँ विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आपको लगभग 10 कैरेट का ओपल अवश्य ही धारण करना है, चांदी में एकदम बहुत ही अनिवार्य है यह धारण करना, जिससे कि स्वास्थ्य में, जीवन की उन्नति में, विद्या बुद्धि संतान आमदनी सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सकेगा। शनि इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह होते हैं, पिता राज रोजगार के स्वामी हैं, और भाग्य के धर्म के भी स्वामी हैं, और यह पंचम भाव में विराजमान है। तो यदि यहाँ पे सूर्य नहीं होते तो यहाँ पे शनि का बहुत अच्छा फलादेश होता है कि विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, भाग्य की उन्नति होती है, ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा बहुत अच्छी प्राप्त होती है। लेकिन शनि यहाँ सूर्य के साथ विराजमान है, तो जिसके कारण पिता राज्य रोजगार और भाग्य की उन्नति में तो सफलता प्राप्त होगी, लेकिन विद्या बुद्धि संतान और माता भूमि भवन के सुख में कुछ परेशानी भी साथ में होगी। और यहाँ से शनि जब दृष्टि डालेंगे सप्तम भाव में मंगल पर, तो भाग्यशाली जीवन साथी प्राप्त होते हैं, परंतु वैवाहिक जीवन में परेशानी भी होती है, दोनों चीजें होंगी। और यहाँ से एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है, और द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। तो इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह लाभ और हानि दोनों देते हैं। तो यदि कोई भी ग्रह कुंडली में कारक हो, यदि हमें परेशानी कर रहे हैं, तो उनका दान उपाय अवश्य ही करना चाहिए। राहु जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव में विराजमान है, तो द्वितीय भाव के लिए में बुध की राशि में यानी मिथुन राशि में विराजमान है। तो यहाँ पे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, कई बार अचानक लाभ भी प्राप्त हो जाता है। परंतु जब गुरु पर दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ पे षष्ठ भाव में, तो आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और धन का नुकसान भी होता है, और नौकरी में भी परेशानी होती है। अष्टम भाव में दृष्टि डालने के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है, और दसम भाव में चंद्रमा पर दृष्टि डालने के कारण पिता राज्य रोजगार एवं भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, और मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। तो इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। जब भी राहु की दशा आएगी तो धन आएगा, तो धन का नुकसान भी होगा, दोनों ही होगा, और रोजगार में भी परेशानी होगी, और मानसिक परेशानी भी बहुत ज्यादा रहेगी। तो राहु का रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है, यानी राहु केतु शनि का रत्न धारण नहीं करना है, और राहु केतु का तो सिर्फ और सिर्फ दान और उपाय ही करना है। केतु यहाँ विराजमान है अष्टम भाव में, तो जिसके कारण आयु में तो वृद्धि होती है,
परंतु पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की समस्या भी हो सकती है। और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण खर्च अधिक रहता है, बाहरी स्थानों के संबंध से भी कुछ परेशानी होती है, और पैर के सबसे निचले भाग में चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है, तो सावधान रहना चाहिए। कभी कभी नींद ठीक से नहीं आती है। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता, भूमि, भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो केतु से संबंधित भी दान एवं उपाय करना है। तो इस प्रकार आपको सभी ग्रहों का फलादेश जो है बता दिया गया, और कुंडली में विस्तार से सभी फलादेश लिखे गए हैं, उपाय भी लिखे गए हैं। तो आप इन दोनों को देखने के बाद और समझने के बाद फोन करके चर्चा करें। हरिओम तत्सत।